नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। और पीछे पॉलिटी का ये हमारा जो लेक्चर है वो 11वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने पॉलिटी के 10 लेक्चर बना दिए, जिसके अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो ये मेरे फ़ोन की जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी उसमें दिक्कत आ चुकी है, तो उस कारण से ये अगर वीडियो में कोई थोड़ी दिक्कत आए तो उसके लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। फिर भी कोशिश मेरी भरपूर है कि आपको मैं जो वीडियो है वो प्रॉपर देने की कोशिश करूँगा। और काफ़ी सारे साथियों ने इसको वीडियो को देखा भी है और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी भी लगी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी हमारा दिया गया है उसमें नोट्स जो मैंने बनाया है उसके माध्यम से देखते हैं। सो गाइड्स, ये जो है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पे बात चल रही है। सबसे पहले जो हमारी न्यायपालिका है वो न्यायपालिका हमारी एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका से मतलब ये है कि हमारा जो सबसे ऊपर जो पावर रहेगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। उसके बाद हमारा जो केस आएगा वो जो हाई कोर्ट है उनके पास, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि पावर ऊपर से होती हुई हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, नीचे पावर आती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो न्यायपालिका है या सर्वोच्च न्यायालय है उसका प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो भाग हमारे अनुच्छेद जो संविधान है उसके अंदर आपको पता है कि भाग बने हुए हैं, 22 भाग है हमारे अनुच्छेद में। तो भाग 5 के अंदर जो ये न्यायपालिका है या सर्वोच्च न्यायालय, इसका जो विवरण है वो दिया गया है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 124 टू 147 तक पूरा इसके बारे में यह चर्चा दी गई है। हम आज मोटा मोटी जो अनुच्छेद 124 है इसी को पढ़ने वाले हैं। 124 इसके अंदर 3-4 भाग जो बने हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसी में हमारा न्यायालय जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और 100 जो ज़्यादा डीपली अगर पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे अपनी बुक में नोट्स बना करके या बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन वो आपके आने वाले हैं वो इसी से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा अगर न्यायपालिका की बात करें तो किसके मन में आए कि कानून होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। ऐसे तो किसी के साथ अन्याय भी हो सकता है, किसी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935 के अंदर, उसमें भारत शासन अधिनियम में ये समाहित किया गया था न्यायपालिका को। ठीक है, उस समय के जो हमारे देश में अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन ने ये भारत शासन अधिनियम तय किया। उसके बाद उन्होंने जो 1935 का आया था 1935, उसमें इन्होंने किया था और उन्होंने सर्वप्रथम ही इसके अंदर 250 अनुच्छेद जोड़ दिए थे। जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके अंदर 250 अनुच्छेद जोड़ दिए थे। इसका मतलब हमारा जो संविधान है उसके अंदर हमें जो संविधान का 85 या 80 या 85% जो है वो हमें बना बनाया मिल चुका है। 15% पे हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे 15 या 20% उन्होंने काम किया है, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट जगह से जो संविधान में लिया है वो सारा इधर उधर से हमने दूसरे देशों से लिया हुआ है। अब बात करते हैं जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंदर क्या था। उसमें संघीय न्यायपालिका का प्रावधान था, जिसके अंदर संघीय न्यायपालिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका प्रावधान दिया था। ठीक है, तो उसमें जो इसका ही प्रतिरूप इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, इसका ही प्रतिरूप यूज़ किया है। संघीय न्यायपालिका का प्रावधान था, उसमें संघीय न्यायपालिका का प्रावधान, उसके बाद संघीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिरूप दिया हुआ था। अब बात करते हैं इसके गठन की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 124(1) इसमें जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है या न्यायपालिका है उसका गठन किया गया है। और जब हमने प्रारंभ में हमारा न्यायपालिका शुरू हुई थी उस समय हमारे पास 8 जो मूल संविधान है उसके अंदर, मूल संविधान की बात कर रहा हूँ, मूल संविधान में हमारे 8 जो जज हैं जिनको हम बेंच कहते हैं वो 8 जज थे, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश था, जिस तरह से अभी हमारे एक मुख्य न्यायाधीश हैं, और 7 अन्य न्यायाधीश थे, जिस तरह से अभी हमारे जितने अन्य न्यायाधीश हैं। फिर इसमें धीरे धीरे बदलाव होता गया और पीछे इसमें एक बदलाव हुआ, उससे पहले का बदलाव मैं आपको बता रहा हूँ। ये वर्तमान लिखा हुआ है, ये वर्तमान का बदलाव नहीं है। वर्तमान में तो जो बदलाव है, वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है प्लस में 33 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी कि टोटल मिला के 34 हमारे न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में। और जो 2008-9 में हुआ और ये वाला जो हुआ था वर्तमान वाला, ये 2019 का है। 2019 में बदलाव हुआ था। जो 2008 वाला है उसके बाद यही बदलाव हुआ है 2019 में। उसमें पहले क्या था, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। पहले क्या था, 30+1 था, 30+1 यानी कि 31 थे टोटल 31 थे 2008-9 में, और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। अब हमारा हो चुका है 34
जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और जो 33 है वो अन्य न्यायाधीश है, जो हमारे जितने भी राज्य हैं या हमारे जो हाई कोर्ट हैं उनके जो है उसके हिसाब से। अब है नियुक्ति। तो नियुक्ति की अगर हम बात करें तो इनकी नियुक्ति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत इनकी नियुक्ति का प्रावधान जो है वो किया गया है। अगर हम नियुक्ति की बात करें तो मेरी थोड़ी स्क्रीन जो है वो काम नहीं कर रही, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको अब कितने दिन देखने को मिलेगी ये मुझे खुद ही नहीं पता, क्योंकि जैसे ही इसका सामान वगैरह ऑर्डर होगा तभी ये सही होगा। हाँ, आ गया। नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के तहत की गई है। राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पर ही जो नियुक्ति है वो की जाती है। पीछे राष्ट्रपति महोदय जो नियुक्ति कर रहे थे उसमें कुछ एक चीज़ों में जो सलाह थी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की थी, ठीक है। पीएम और उसकी पीएम की जो टीम रहती है मंत्रिपरिषद उनकी थी, लेकिन यहाँ पे उनकी नहीं चलने वाली है, संसद की नहीं चलने वाली है। यहाँ पे चलने वाली किसकी है? जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके न्यायाधीशों की यहाँ पे चलने वाली है, जिसके अंदर क्या होता है, ये एक जो वर्तमान में चल रहा है उसको कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। हमारे वर्तमान में चल रहा है उसके अंदर क्या होता है, एक न्यायाधीश होता है और 4 अन्य न्यायाधीश, यानी कि 5 सदस्यों का एक झुंड या मंडली बना दी जाती है। और वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय को एक नाम प्रेफर करते हैं कि आप 3-4 नाम की उनको लिस्ट दे देते होंगे, ठीक है। उसके हिसाब से वो उसके अंदर से एक पर्सन को मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं, ठीक है। एक इसके अंदर और भी कुछ दिन पहले एक नॉन जुडिशियल ऐसे करके आया है, उसके बारे में मुझे उतना ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रोसेस ये था कि जो राज्य सरकारों की विधानमंडल है उनकी अनुमति पर उन्होंने बनाने की, जो न्यायाधीश बनाने की सलाह दी थी, लेकिन उसको जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है माननीय, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। तो इस कारण वो चला नहीं, लेकिन अब कोलिजियम वाला सिस्टम ही चल रहा है। तो ये थी। अब योग्यता की अगर हम बात करें कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो बनेंगे उनके लिए क्या योग्यता रहेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए आर्टिकल 124(3) के अंदर दिया हुआ है योग्यता के बारे में। सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना जरूरी है। हाई कोर्ट में 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट के अंदर हो, चाहे 1-1 वर्ष के हो। मान लीजिए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में, प्रयागराज हाई कोर्ट में, जहाँ भी इलाहाबाद, ये शायद नाम चेंज नहीं किया है, वहाँ पे 1 साल आपका एक्सपीरियंस है, प्लस आपका जो आपका कोलकाता हाई कोर्ट है वहाँ पे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपका पटना हाई कोर्ट में है, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपका कहीं और है, या 1 साल का एक्सपीरियंस, तो आपके 5 साल हाई कोर्ट के अंदर मुख्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कंप्लीट होने चाहिए। तब आपको क्या मिलेगा, इस पद के लिए आप योग्य हो जाएंगे। या फिर हाई कोर्ट में आप 10 साल के लिए वकील रहे हो, कहीं भी रहे हो, किसी भी हाई कोर्ट में आप चाहे 1-1 साल करके 10 साल आप रहे हो, चाहे 10 साल इकट्ठे रहे हो, चाहे 5-5 साल करके 2 बार टर्म में रहे हो, चाहे 2-2 साल करके 5 बार, कितने भी आप टाइम रहे हो, लेकिन आपका जो ये हाई कोर्ट का 10 साल का है ये एक्सपीरियंस आपका पूरा होना चाहिए, तब आप मुख्य न्यायाधीश के लिए योग्य हो जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति की दृष्टि में तीसरा नंबर ये है, राष्ट्रपति की दृष्टि में विधिवेता, जो हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं उनकी नज़र के अंदर आप विधिवेता यानी कि कानून के ज्ञाता होने चाहिए। आपकी राष्ट्रपति की समझ में ये है कि आपको कानून अच्छे तरीके से आता है, तो आप कानून के ज्ञाता हैं और आप किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, आप न्याय ही करेंगे, तो आप विधिवेता हैं। इसका मतलब आप राष्ट्रपति महोदय की नज़र में अच्छे हैं और आपको जो मौका है क्या बनने का, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने का आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ अन्य बातें और मैं कर लेता हूँ आपके पास, छोटी छोटी बातें जो रह गई है इसके अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो एक बात मैं आपको बताना इसमें और चाहता हूँ, जो शपथ जो हमारा प्रोसेस है शपथ का, जैसे इनको शपथ जो है वो राष्ट्रपति महोदय ही शपथ दिलाते हैं, और ये आर्टिकल 124(6) में लिखा गया है। 124(6) में ये लिखा गया है, 6 ये ब्रैकेट में आता है जैसे, ठीक है। इसमें ये जो जितने भी है ये जो ब्रैकेट में आ रहे हैं ये हमारे संविधान में सुधार करके दिए गए हैं, तो इसके हिसाब से आता है, ठीक है। और कुछ एक बिना सुधार के भी हैं, क्योंकि मान लीजिए उन्होंने जब संविधान बनाया तो उनको कुछ एक चीज़ें उन्होंने लिख दी, लाइन वाइज लिखते गए, लेकिन वो कुछ एक चीज़ें भूल गए, तो ये चीज़ें ब्रैकेट में आने वाली चीज़ें या तो बाद के सुधार हैं, या फिर इनके अंदर क्या होता है जो भूली हुई चीज़ें हैं उनको बाद में ऐड किया है। नहीं तो नंबर वाइज इनको सभी लगाते हैं, इसके आगे 124 के बाद 25 आना था,
लेकिन इन्होंने नहीं लगाया। या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने 124 में सारा कुछ डाल दिया, यानी कि जो जज का सारा काम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, सारा काम 124 में रहेगा, उसके आगे इन्होंने भाग बना दिए, 1 भाग 2 भाग 3, तो उसमें सारी योग्यता, शपथ, त्यागपत्र, कार्यकाल सारा उसके अंदर आ गया। तो इस तरह से हो सकता है ऐसे किया होगा। ठीक है, अब बात आती है जो शपथ है, वो शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। 124(6) के अंदर ये जिक्र किया गया। और कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष का कार्यकाल रहता है, जो कि निर्धारित है, फिक्स है, उसमें कोई कटौती बढ़ोतरी नहीं होती है। अब बात करते हैं हटाने की प्रक्रिया। जो हटाने की प्रक्रिया है वो हमारे लगभग अगर आप कहें तो जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनके बराबर की हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन संविधान में लिखा नहीं है। संविधान में 2 चीज़ें लिखी है कि तो या तो साबित कदाचार के आधार पे या फिर असमर्थता के आधार पे। ठीक है, और जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके लिए लिखा हुआ है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जैसे उनको जिस तरह से महाभियोग ला करके हटाते हैं, वैसे राष्ट्रपति महोदय के लिए लिखा हुआ है। लेकिन लगभग जो प्रोसेस है ये सिमिलर सा प्रोसेस है हमारे सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए। और पहले मैंने आपको बताया कि महाभियोग हमारे संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में ये 2 चीज़ें लिखी हैं। साबित कदाचार ये होता है कि आप किसी भ्रष्टाचार कार्य के अंदर लिप्त हों, ठीक है, या किसी की सिफारिश ले रहे हों, या आपने कोई ऐसा काम किया है जो देश हित के लिए नहीं है, या फिर 2 नंबर पे ये लिखा है कि आप असमर्थ हैं, उस कार्य को करने में आप असमर्थ हैं, आपके अंदर समर्थता ही नहीं है, आपको इतने बड़े देश के न्यायालय के अंदर उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए भेजा गया था, उस कार्य करने के लिए आप लायक ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको हटाया जाए ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे, और अन्याय में फिर अगर जनता छिड़ जाती है तो वो अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसे में उनको हटाना ही सही रहेगा। अब जो अगर हटाने का प्रोसेस है उसकी मैं बात करूँ तो यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। आपको संसद में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, संसद के दोनों सदन के पटल पे आपको किसी एक में, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, मेरा पेन सही से इंडिकेट नहीं कर रहा है क्योंकि ये स्क्रीन में दिक्कत है, तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लोकसभा के अंदर आपको 100 सदस्यों का समर्थन चाहिएगा जब आप इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाएंगे, और राज्यसभा में आपको 50 सदस्यों का समर्थन चाहिएगा जब आप हटाने के लिए लाएंगे। ठीक है, 50-100 सदस्यों का समर्थन मिलने के बाद फिर एक कमेटी बैठेगी। ये कमेटी सही चेक करेगी इस चीज़ को, वो क्रॉस वेरीफाई करेगी कि जो संसद के सदस्य हैं ये प्रस्ताव ला रहे हैं, समर्थन ला रहे हैं, क्या ये सही है, यानी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या वो ऐसे किसी कार्य में लिप्त हैं, या वो असमर्थ हैं, या वो उनका साबित कदाचार सिद्ध होता है, तो वो कमेटी चेक करेगी। चेक करने के बाद कमेटी हाँ या ना करेगी, ये ठीक है, हाँ या ना करेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो संसद में फिर से बहुमत पेश करना रहेगा 2/3, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 2/3 बहुमत पेश होगा। अगर 2/3 बहुमत पेश हो जाता है उसके बाद सिर्फ राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिलनी जरूरी है, और राष्ट्रपति महोदय स्वीकृति देकर साइन मार देंगे तो यहाँ से जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट में जो हमारा वेतनमान की बात करें, जैसे हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतनमान की बात करी तो वहाँ पर उनका वेतन बढ़ा। अब यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका जो वेतन रहता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका 2,80,000 रुपये वेतन रहता है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका 2,50,000 रुपये यानी कि 2.5 लाख रुपये वेतन रहता है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत पढ़ी हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो एग्ज़ाम के लिहाज से मैंने बनाया है, ये रिवीजन के लिहाज से आप कहीं से भी पढ़ के इसको रिवीजन कर लेना। बहुत ही अच्छी चीज़ें मैंने बनाई है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे मूल संविधान में कितने हैं, किस बार शासन अधिनियम के तहत 1935 में आया था उसमें समाहित है, एकीकृत न्यायालय है, भाग 5 के अंदर है, 124 से 127 में दिया गया है, शपथ राष्ट्रपति को देंगे, कार्यकाल 65 वर्ष का। तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बनाई है। एक बार समझ नहीं आए तो दूसरी बार वीडियो देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और एक क्वेश्चन ये आता है कि नियुक्ति जो है वो भारत में किस तरह की अभी चल रही है, तो कोलिजियम जो प्रणाली है वो भारत में भी चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।